हाँ, तो अब वाक्य शुद्धि का जो आज ये सेकंड पार्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। फर्स्ट थोड़ा सा मुश्किल था, ये और इजी, और लास्ट में जब मैं एग्जाम्पल वाला पार्ट 3 डालूंगा तब तो मतलब सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बहुत शानदार मौका है आपके पास, बहुत ही शानदार मौका है कि देखो होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मतलब कि ऐसे नॉर्मली समझा दिया जाता है कि ठीक है इनसे काम चल जाएगा, लेकिन देखो कुछ चीज़ें अभी जान लो। हालांकि मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी हिंदी व्याकरण पूरी आनी चाहिए थी। बहुत सारे 10-11 टॉपिक हिंदी व्याकरण का आपके कोर्स में है, कम से कम 7-8 तो है ही हैं, लेकिन वो इस बार डिलीट हो गए, मतलब इस बार नहीं रहे, तो वो उससे कोई ज़्यादा नुकसान ही है, आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि फिर आगे आप 11-12 में पढ़ोगे तब ज़्यादा दिक्कत होगी, हिंदी तो कंपलसरी है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हिंदी का वेटेज है, इसलिए लैंग्वेज पर, ग्रामर पर या व्याकरण पर पकड़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट पढ़ाऊँ, जो कॉम्पिटेटिव में हाई लेवल पे पढ़ाया जाता है वो उसका थोड़ा टच आपको दूं। इससे क्या है, थोड़ा आपको अंदाज़ा लगेगा कि चीज़ें बन कहाँ से रही है, ठीक है। तो मैं चाहता तो पार्ट 3 डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन ये 1 और 2 पार्ट को फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। और टेस्ट प्लान मैंने डाल दिया, उस टेस्ट को फॉलो करते हुए चलना। अब देखो अपन ने पढ़ा था कि जो वाक्य शुद्धि है उसमें अपने 2 पार्ट पढ़े थे ना, वाक्य शुद्धि में 2 पार्ट पढ़े थे बेसिकली, कि जो वाक्य शुद्धि होती है एक तो पद संबंधी अशुद्धियाँ होती है, वो तो अपन ने पढ़ ली कंप्लीट, और आज अपन पढ़ेंगे पदक्रम, ठीक है, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। ये नंबर 2 अपनी चीज़ बच गई थी कि अपन पदक्रम संबंधी कौन कौन सी अशुद्धियाँ करते हैं। लेकिन पहले इसके रूल पढ़ लो, रूल मतलब कि जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखेंगे तो गलतियाँ होगी नहीं, ठीक है। तो ये अपना हो चुका, ये अपने स्टार्ट करेंगे पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। तो आप नंबर 2 हेडिंग लगा सकते हो, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। कौन कौन सी पदक्रम का, देखो पहली बात तो ये कि पदक्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, है ना। मतलब कि हिंदी में लिख देता हूँ, ये हमेशा पहले सबसे पहले कर्ता आता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। एक्चुअली ये हिंदी भी इंग्लिश ग्रामर की तरह ही है, ठीक है। कर्ता के बाद में हिंदी में बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ठीक है, और उसके बाद में क्रिया यानी कि वर्ब। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्चुअली फॉर्मूला है, एक तरीके से क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। हमेशा याद रखना, हमेशा सबसे पहले कर्ता आता है, मतलब सब्जेक्ट जो काम करने वाला है। एग्जाम्पल लूँगा अभी, फिर कर्म, आप क्या काम कर रहे हो, क्रिया वर्ब किसके लिए, ठीक है, कहाँ, वो भी बता दूँ, एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो कर्ता, ये पहली बात होगी आज की, ठीक है, यह पहला नियम हो गया, कर्ता, फिर उसके बाद में कर्म, फिर क्रिया। इसको मैं चाहता तो वर्डिंग में लिखवा सकता था कि सबसे पहले कर्ता आता है उसके बाद कर्म आता है, वो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। थोड़ा मैथ्स की तरह अपने फॉर्मूले बना के चलेंगे, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ठीक है। चलो अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब उदाहरण लेता हूँ। तो उदाहरण अपन ने लिया, सपोज कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिया अपन ने कहा कि राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है। अब राम कर्ता हो गया, कर्म क्रिकेट है, और खेलना वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये सिस्टम है। अब एग्जाम में क्या करेगा, वो आगे पीछे दे देगा कि राम खेलता है क्रिकेट, ऐसे आगे पीछे, तो आपको क्या करना है, उसको सही करना है। मतलब पदक्रम आगे पीछे जो होता है, अनबैलेंस होता है, उसको एडजस्ट करना होता है। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में क्रिया आएगी, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं जो अपन ले सकते हैं। अभी आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, पहले कर्ता फिर क्या, फिर कर्म फिर क्रिया आ जाएगी, ठीक है। ये अभी अपन शुद्ध लिख रहे हैं, अशुद्ध और शुद्ध की बाद में बात करेंगे पार्ट 3 में, अभी पहले रूल सीखते हैं अपन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 2 है, वो समझो आप। मैं एक पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नियम क्या है, उसका सूत्र क्या है, पहले आएगा कर्ता का विस्तारक, बहुत डीपली समझाता हूँ, हर चीज़ ध्यान से समझना बस आप। उसके बाद में कर्ता खुद, उसके बाद में कर्म है ना, तो कर्म का विस्तारक, अभी समझा दूंगा, मैं लिख क्या रहा हूँ, पहले आप इसको मेरे साथ के साथ नोट करते जाओ। उसके बाद में कर्म खुद आ जाएगा, ठीक है, फिर क्रिया का विस्तारक, ठीक है, और उसके बाद में क्रिया। मतलब हालांकि आपकी ये चीज़ें ना सीधी भी बताई जा सकती है, लेकिन आपको अपन अच्छे से समझेंगे। तो देखो, कर्ता का विस्तारक, फिर कर्ता, फिर कर्म का विस्तारक, फिर कर्म, फिर क्रिया का विस्तारक, फिर क्रिया, ठीक है। ये अपना सेकंड रूल हो गया। अब आप ये सोचेंगे विस्तारक का क्या मतलब है। यहाँ पर विस्तारक का मतलब होता है एक्सटेंशन, मतलब फैला के लिखना, उसके साथ में उसका रीजन, क्रिया का कारण भी बताना। मतलब जैसे एग्जाम्पल है, समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया कि मोहन
का भाई सोहन, पूरी बात समझना, मोहन का भाई सोहन, फिर लेते हैं अपन कर्म, हिंदी पत्रिका ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है। पूरी बात समझना, मोहन का भाई सोहन हिंदी पत्रिका ज़्यादा पढ़ता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कर्ता का विस्तारक का मतलब है, देखो एक्चुअल में कर्ता कौन है, मोहन का भाई सोहन, मतलब एक्चुअल में कर्ता तो सोहन है। पूरी बात समझना, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। सोहन है और ये इसका विस्तारक है, मतलब इस कर्ता के बारे में जो बता रखा है, तो ये हो गया कर्ता का विस्तारक। वी से समझना विस्तारक है। ऐसे ही मतलब मेरा कहने का है कि अगर विस्तारक ना भी लिखते तो भी तो समझा जा सकता था, लेकिन सेंटेंस में अगर विस्तारक आई तो विस्तारक कर्ता से पहले आएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। फिर बता दूं, अगर वाक्य में अपन क्रिया का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, कर्ता का विस्तारक ना भी लिखते तो वाक्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेंटेंस में लिखना कंपलसरी हो या फिर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो हमेशा विस्तारक उनसे पहले लिखा जाएगा। अगर कर्ता का विस्तारक है तो कर्ता से पहले, कर्म का विस्तारक है तो कर्म से पहले, और क्रिया का विस्तारक है तो क्रिया से पहले लिखा जाएगा। इस रूल को फिट कर लो, गलती होगी नहीं। जैसे कि अपन सीधा बोल सकते थे सोहन पत्रिका पढ़ता है, समझ पा रहे हो, लिए हिंदी पत्रिका ही पढ़ता है, ये अपन ने किसका कर दिया, कर्म तो यहाँ पर पत्रिका पढ़ना है, पूरी बात सुनना, ये तो कर्म है, लेकिन हिंदी ही पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, पत्रिका कौन सी पढ़ता है, हिंदी वाली, तो ये फिर कर्म का विस्तारक भी है। मेरी बात समझ गए क्या? विस्तारक मतलब उसके बारे में और डीपली बताना, समझ गए, वेरी गुड। अब मैंने कहा ज़्यादा, ये ज़्यादा लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे, आधा जय और यह, तो अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा ना कहते, सीधा पढ़ता है बोल देता तो ये क्रिया हो गई, है ना, लेकिन ज़्यादा पढ़ता है, कम पढ़ता है, कैसी पढ़ता है, तो ये हो गई क्रिया का विस्तारक। मेरी बात समझ में आ गई? कर्ता का विस्तारक, कर्ता हो गया आगे, कर्म का विस्तार, उसके बाद कर्म आएगा, क्रिया का विस्तार, फिर क्रिया आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? अब आप गलती करोगे ही नहीं, ये आगे पीछे दे देगा वो कि कहा है कि मोहन का भाई सोहन पत्रिका हिंदी पढ़ता है ज़्यादा, या फिर ज़्यादा पढ़ता है, ये मतलब एक शब्द भी आगे पीछे कर देगा तो दिमाग क्लिक कर जाना, ना 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 गलत है, समझ गए? इस चीज़ों का ध्यान रखना। ये दो रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूले बॉक्स में बंद करके अलग से आप एक एक एग्जाम्पल साथ में ले लेना, ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट नियम लिखो, नियम नंबर 3 मान लो, चाहे अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। जो थर्ड नियम है, तो 2 सूत्र लिख दिए, 2 नियम तो वो हो गए। थर्ड नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट नियम नंबर 3, कि यदि वाक्य में, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना, यदि वाक्य में संबोधन सूचक शब्द बताऊंगा होते क्या है। देखो थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो आपको है, जैसे ही उदाहरण लूंगा तब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अलग से संबोधन सूचक शब्दों को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुने हुए हैं आपके। संबोधन सूचक या फिर विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है, या अव्यय, एक ही बात है, हो तो सबसे पहले इनका प्रयोग होगा, सबसे पहले इनका प्रयोग होगा। मतलब ये है कि अगर आपको वाक्य में संबोधन सूचक या विस्मयादिबोधक सूचक के शब्द कोई मिले तो सबसे पहले इन दोनों का प्रयोग होगा। जैसे मैं उदाहरण लिया, उदाहरण से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं कहूँगा रवि ज़रा इधर आना, पूरी बात समझना, रवि फिर कोमा, रवि जरा इधर आना, तो ये अपन किसको संबोधन कर रहे हैं? जरा इधर आना किसको कह रहे हैं? संबोधन का मतलब किसको कह रहे हो आप, समझ पा रहे हो? किसकी ओर इशारा कर रहे हो? आपने कहा रवि जरा इधर आना, तो ये सबसे पहले आएगा, समझ पा रहे हो? ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल और लेना है, एक एग्जाम्पल और लिया, सपोज कि अरे, इसके बाद में आप ये जानती हो विस्मयादिबोधक का साइन जानते हो, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, ठीक है? अरे ये क्या है, ये क्या है, अरे ये क्या है, मतलब ये क्या है बाद की बात है, लेकिन पहले विस्मयादिबोधक शब्द आया अरे, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, मतलब संबोधन जिसको कर रहे हैं, जिसका नाम लेके पुकार रहे हैं, उसको संबोधन करना होता है वो, या फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह वाले शब्द हमेशा हमेशा वाक्य के शुरुआत में आएंगे, या फिर ऐसा मान लो, इनका प्रयोग हमेशा अपन को सबसे पहले करना है, ठीक है?
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल है नियम नंबर 4, बहुत ही शानदार तरीके से समझना है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सेंटेंस यहाँ से आते हैं कि देखो हालांकि आपके कोर्स में क्रिया नहीं है, ठीक, मैंने आपको ये कह दिया कि एक्चुअल में जो वाक्य शुद्धि टॉपिक है ना, ये लगभग 80% हिंदी व्याकरण को टच करता है। मतलब इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सबसे गलतियाँ होती है शब्दों से, ये सब इसके अंदर आते हैं। लेकिन ये सब पढ़ तो नहीं सकते, क्रिया भी आती है, लेकिन आपको उनका थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा जिससे आपको बिना पढ़े ही पहचान हो जाएगी। जैसे क्रिया आपने पढ़ी होगी द्विकर्मक और सकर्मक, अकर्मक, ये तो ऐसे सुना हुआ होगा थोड़ा सा। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक जो कर्म के साथ में हो, और द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म हो, द्विकर्मक। तो यहाँ पर वही सीखना है अपन को। पहले मैं थोड़ा सा नॉलेज करवा दूँ, ये जो रूल है ना वो द्विकर्मक का है, द्विकर्मक क्रिया। बिल्कुल मैं मैथ्स की तरह पढ़ाना चाहता हूँ आपको फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग। तो ये जो रूल है सेकंड अपना, नियम नंबर 4, द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया होगी ना, तो इसका मतलब जिसमें 2 कर्म हो। 2 कर्म का मतलब एक तो होता है गौण कर्म, ठीक है, पूरी बात सुनना, बस आपको समझना है थोड़ा सा। गौण कर्म और एक होता है मुख्य कर्म, ठीक है, एक तो होता है गौण कर्म और एक होता है मुख्य कर्म। तो अब ये ध्यान रखना है कि द्विकर्मक क्रिया का मतलब इसमें 2 कर्म हो, एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है। अभी बता दूंगा कौन गौण कर्म, अभी बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा कि बिना पढ़े ही समझ जाओगे आप। हमेशा गौण कर्म फर्स्ट नंबर पे आएगा, मतलब इसने फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, और मुख्य कर्म को सेकंड पोजीशन पे रखना है। मतलब वाक्य में, मेरी बात सुनना, अभी लिखवा दूंगा कि वाक्य में यदि द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले व मुख्य कर्म बाद में आएगा, बाद में आता है या फिर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसको थोड़ा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लोगे तो इजी पड़ेगा। यही बात मैं थोड़ा ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया आएगी जिसमें 2 कर्म होंगे, पहला गौण कर्म को पहले रखना है, मुख्य कर्म को बाद में रखना है। फिर क्वेश्चन उठा आपके माइंड में क्या कि गौण कर्म और मुख्य कर्म की पहचान कैसे करेंगे, है ना। वेरी गुड। तो देखो गौण कर्म और मुख्य कर्म की पहचान बड़ी इजी है। मुख्य कर्म में हमेशा आपको जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, वो निर्जीव दिखेगा, निर्जीव, जिसमें जीव नहीं हो, निर्जीव। और गौण कर्म हमेशा सजीव होता है। अब समझ में आ जाएगी ना। अब एग्जाम्पल लूंगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। जितने आपके क्वेश्चन मायने बढ़ेंगे मुझे पता है। तो अब समझ में आ गई मुख्य कर्म की पहचान कैसे होगी, निर्जीव, गौण कर्म सजीव होगा। अब फिर बता दूं, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि देखो हिंदी इतनी डीपली मैंने जब पढ़ी फिर पता चला, हाँ यार डाउट कितने होते हैं। जब अपन टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट दे टाइम क्वेश्चन उठते हैं, वो मैं सारे नोट करता हूँ। जो मेरी प्रॉब्लम आएगी मुझे पता है वो सब कैसा आता होता है ऐसा बेसिकली। तो अब क्या हुआ, अब दिक्कत बताओ क्या होगी एग्जाम टाइम में कि यार मुख्य कर्म गौण था, मुख्य कर्म निर्जीव था या सजीव था, या फिर गौण कर्म सजीव था या निर्जीव था, राइट। तो इसका भी थोड़ा सोचना है, मतलब अपने हिसाब से मैं एडजस्ट करता हूँ हर चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को अपने मन से बना लेता हूँ। मुख्य कर्म में आ रहा है, थोड़ा सोचो, और निर्जीव में न आ रहा है, मतलब मन, इसका मतलब मुख्य वाला निर्जीव है, पीछे जो बचेगा सजीव है। समझ गए, गैस है वो उस चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है। मुख्य कर्म में मैं आ रहा है, मतलब मुख्य कर्म में तो निर्जीव ना मन, मतलब थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लो, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, इसका मतलब मुख्य कर्म निर्जीव होगा और गौण कर्म सजीव होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, गौण क्रम पहले रखना है और मुख्य क्रम सेकंड रखना है। इसके लिए क्या करें, तो ग पहले आता है, क्या ग मैं बाद में आता है, प में, राइट। तो ऐसे थोड़े थोड़े ये रियल बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी आपको लग रहा है कि हमें तो ऐसे ही याद रह जाएगा, ऐसा कैसे याद रह जाएगा। इनको याद रखना है, एग्जाम टाइम में होगा कन्फ्यूजन, ठीक है ना, मुझे पता है। चलो, क्योंकि कब होगा, जब हम सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे ना, तब तो ये डाउट शुरू होते हैं। चलो, तो ये समझ में आ जाएगी आपके, गौण कर्म को पहले और वो सजीव होगा, मुख्य कर्म को बाद में और वो निर्जीव होगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके, उदाहरण समझो। उदाहरण है, सीता ने चारा गाय को खिलाया। अब मेरी बात समझना, ये सेंटेंस है अशुद्ध, मतलब ये शुद्ध नहीं है, गलत है। अब मैं आपको बताता हूं मिस्टेक। अब हालांकि देखने में सही लगेगा
कि हाँ सीता ने चारा गाय को खिलाया, ठीक है, गलत नहीं है, पढ़ने में सही लगता है और ऐसे ऐसे सेंटेंस अपन बोलते भी हैं। लेकिन देखो रूल के अकॉर्डिंग कैसे इसको गलती पहचानेंगे अपन। सबसे पहले इसने कहा कि दो कर्म है। कौन कौन से दो कर्म है? सीता ने, ये तो करता होगी सीता। अब सॉरी चारा लिखना है, चारा नहीं चारा, चारा गाय को खिलाए। चारा और गाय दोनों कर्म है, चारा खिलाना और गाय को दोनों कर्म है, खिलाए यहाँ पर क्रिया है। अब मेरी बात सुनना, जब यहाँ पर चारा है कर्म और गाय कर्म, अब मैंने कहा चारा क्या है? चारा निर्जीव है। चारा में जीव होता है क्या? नहीं। गाय में जीव होता है, गाय सजीव है। तो मुख्य कर्म बाद में आएगा, सजीव पहले आएगा। इसका मतलब चारा पहले आएगा या गाय पहले आएगी? गाय पहले आएगी। इसका मतलब शुद्ध रूप क्या होगा? सीता ने गाय को, ठीक है, गाय को चारा खिलाया। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मतलब कि यहां पर गाय सजीव है, गौण कर्म सजीव होता है, और चारा निर्जीव है, चारा बाद में आएगा। ऐसी छोटी सी माइनर मिस्टेक हमें दिखने में सही लगती है लेकिन एक्चुअल में सही नहीं होती, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, जो आपको सुनने में ऐसा सही लगेगा, बहुत मिस्टेक होती है वहाँ पर। देखो क्या कि जो नियम नंबर 4 या 5 होगा आई थिंक ना, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। जो नेक्स्ट नियम है वो ये है कि यदि वाक्य में कर्म दो हो लेकिन एक सजीव और एक निर्जीव हो, वाक्य में सजीव कर्म हमेशा ध्यान रखना, सजीव कर्म है ना वो विभक्ति सहित होगा। पूरी बात सुनना, यदि वाक्य में सजीव कर्म है तो सजीव कर्म है ना वो विभक्ति सहित होगा। विभक्ति मैंने बता दी थी कल, करता, जैसे ने, को, से, के लिए, वो वाली। सजीव कर्म है तो विभक्ति सहित होगा। और सुनो, अगर निर्जीव कर्म है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ हमेशा, आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने चाहिए, चाहता तो मैं 2 लाइन लिख देता कि यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो वो हमेशा विभक्ति सहित होगा, तथा वाक्य में निर्जीव कर्म हो तो वो हमेशा विभक्ति रहित होगा, मतलब विभक्ति के बिना होगा। सहित का मतलब विभक्ति के साथ होगा। तो शॉर्ट में लिख लो, क्या एग्जाम में कोई रूल थोड़ी लिख के आने, रूल तो सिर्फ समझने के लिए होते हैं। तो निर्जीव अगर कर्म है तो वो विभक्ति रहित होगा, ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब मैं जैसे ही एग्जाम्पल लिखूंगा आपके देखना क्या शानदार तरीके से मिस्टेक पकड़ोगे। हाँ यार मिस्टेक होती है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया, पहले मैं वाक्य लिखता हूँ अशुद्ध, कि अपन गलतियाँ क्या करते हैं, और फिर लिखते हैं अपन शुद्ध। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया अशुद्ध है, लेकिन फिर भी आपको पता ही चल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि प्रिया ने अखबार को पढ़ा। सुनने में ठीक ठाक लग रहा है, प्रिया ने अखबार को पढ़ा, ठीक है। अब गलती क्या होगी, देखो मैंने कहा यहां पर देखो प्रिया तो करता है, ये तो आप समझ गए, ये तो करता है, लिख देता हूं थोड़ा शॉर्ट में, ये करता है, ठीक है, ये करता है। और अखबार यहां पर क्या है, कर्म है, और पढ़ा तो आप जानते हो क्रिया है। लेकिन अपन ने क्या बात करी कि सजीव कर्म हो तो विभक्ति के साथ में आएगा। कर्म यहाँ क्या है, अखबार। अखबार सजीव होता है कि निर्जीव? निर्जीव। निर्जीव कर्म विभक्ति रहित होगा, मतलब रहित का मतलब बिना विभक्ति के। रहित का मतलब क्या होता है, बिना, मतलब विभक्ति नहीं आएगी। इसमें होता है विभक्ति सहित का मतलब विभक्ति के साथ। तो एक बात बताओ, अखबार के साथ में तो को विभक्ति आ रही है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो शुद्ध क्या बनेगा, प्रिया ने अखबार पढ़ा, बस, मतलब उसके आगे विभक्ति नहीं आएगी। अब मैं चाहता तो सीधा ऐसे लिखवा के शुद्ध करवा देता, लेकिन आपको उस पर ये कभी पता नहीं चलता कि क्यों मैंने इसको ऐसा लिखा। आप सोचते हाँ सुनने में तो ऐसा ही आता है इसलिए ऐसा लिख दिया होगा, नहीं, इसके पीछे कारण क्या है कि हमेशा ये कारण है कि सजीव कर्म हमेशा विभक्ति के साथ आता है, निर्जीव कर्म हमेशा विभक्ति के बिना आता है। ये कारण, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरीके से बिना रटे कुछ कारणों का पता चलाते हुए चलो, ठीक है ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा ही अपन एक और लेते हैं उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण अपन ले रहे हैं कि राम ने रावण मारा। राम ने रावण मारा, बिल्कुल अशुद्ध है। अब अशुद्ध कैसे है, ये अशुद्ध क्यों है? राम तो चलो करता है, ठीक है, रावण यहां पर क्या है,
वो कर्म है, लेकिन रावण कर्म सजीव, ठीक है। तो रावण सजीव है जबकि ये निर्जीव था, तो निर्जीव था तब तो ठीक है, विभक्ति नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो रावण तो सजीव है ना, तो इसके आगे तो विभक्ति आना चाहिए था, गलत हो गया ना। इसलिए मतलब कि राम ने रावण को मारा। बात समझ में आ रही? यहाँ विभक्ति आएगी, वहाँ विभक्ति हटेगी, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा, ये इसका शुद्ध बन जाएगा, इसका ये शुद्ध था। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि इन सब रूल्स को अच्छे से लर्न करना है, एक साथ में एग्जाम्पल लिखना, बहुत मजे आने वाले हैं आपको। हर चीज का जब पता चल जाता है ना, फिर बड़ा इंटरेस्ट आता है उस चीजों में, ठीक है ना। ओके, अब एक इसी रूल का एक अपवाद मान लो, चाहे हिंदी का एक स्पेशल रूल मान लो, तो वो उस रूल नहीं है, एक तरीके से इसको नोट करके लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो मतलब कि अपवाद होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, एक्सेप्शन जो होते हैं, अपवाद जो होते हैं, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्या है कि यदि वाक्य में, पूरी बात समझना, यदि वाक्य में बजाना व बढ़ाना, पूरी बात समझना, बजाना व बढ़ाना, ये दो क्रिया हो, पूरी बात सुनना, बजाना व बढ़ाना क्रिया हो तथा कर्म है ना, कर्म वो कैसा भी हो, कर्म सजीव हो या निर्जीव हो, कोई बात नहीं, कैसा भी हो, लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, क्या, यदि वाक्य में बजाना व बढ़ाना क्रिया हो तथा कर्म सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन विभक्ति के साथ आएगा, यानी कि विभक्ति सहित आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इतनी देर अपन ने क्या पढ़ा कि अगर सजीव होगा तो विभक्ति सहित होगा और निर्जीव को विभक्ति नहीं, लेकिन यहां पर क्या है, कैसा भी कर्म हो, इन दोनों के साथ, सिर्फ दो के साथ यही है ना, विभक्ति सहित आएगा। कैसे, मैं जब उदाहरण लूंगा तो ये आपका अपवाद क्लियर हो जाएगा। मैं दो एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मैंने कहा कि यश ने झगड़ा बढ़ाया, ठीक है, क्या एग्जांपल है, यश ने झगड़ा बढ़ाया। तो अब मेरी बात सुनना, अपन ने क्या कहा कि बढ़ाया, क्रिया क्या है, बढ़ाया, देख लिया आपने, बढ़ाना या बढ़ाया वो एक ही बात है, उसको प्रॉपर मत सोचना कि बढ़ाना ही मिलेगा, बढ़ाया बढ़ाना एक ही बात है। क्रिया में हमेशा ना आने का मतलब क्रिया की पहचान होती है, अगर क्रिया पढ़ते तो ये सारे डाउट और क्लियर हो जाते, लेकिन जरूरत नहीं है पढ़ने की। झगड़ा बढ़ाया, तो मेरी बात सुनना कि यहाँ पर उसने कहा यश ने झगड़ा बढ़ाया, तो जब क्रिया हो तो कर्म यश है, सॉरी वो ये कर्म है, झगड़ा कर्म है, ये तो करता है, यश तो करता है और ये कर्म है, लेकिन ये कर्म कैसा है, निर्जीव है, तो कोई बात नहीं, कर्म तो कैसा भी हो, लेकिन विभक्ति के साथ में आएगा। झगड़ा के आगे विभक्ति है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, यश ने, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, यश ने झगड़े को बढ़ाया। मेरी बात समझ में आ गई, ये सेंटेंस अशुद्ध हैं, ये शुद्ध हैं। अब डाउट क्लियर हो गया, यश ने झगड़े को बढ़ाया। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, एक अपन एग्जांपल लेते हैं, रोहित ने ढोल बजाया। अब मेरी बात समझना, रोहित तो चलो करता है ना, और ढोल क्या है, निर्जीव कर्म है, निर्जीव कर्म है, कोई बात नहीं, कैसा भी कर्म हो। बजाना क्या है, क्रिया है ना, ये भी यहाँ बढ़ाया क्रिया थी, और क्रिया जब बढ़ाने बजाने क्रिया हो तो और ये जो कर्म है वो चाहे कैसा भी हो, सजीव निर्जीव, हमेशा विभक्ति के साथ आएगा। वेरी गुड, यानी कि रोहित ने ढोल को बजाया। बात समझ में आ गई, ये शुद्ध बनेगा और ये अशुद्ध, तो ढोल को बजाया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंटरेस्ट आने लग गया आपको, मतलब बहुत शानदार चीज़ें हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, इस चीज़ का पक्की गारंटी है। तो कितना इंपॉर्टेंट, हाँ इस ये थोड़ा एक्सेप्शन था, बाकी सब बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। ओके, हाँ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल है,
वो क्या है? नेक्स्ट नियम देखो, नियम नंबर आप अपने हिसाब से दे लेना कितने हैं। देखो कि यदि वाक्य का जवाब हाँ या ना या नहीं में आए तो हमेशा या सदैव यदि वाक्य का जवाब हाँ या ना में आए तो हमेशा वाक्य के प्रारंभ में या आरंभ में क्या लिखा जाता है, क्या पद लिखा जाता है। बहुत इजी है, लेकिन गलती होने के चांस पूरे रहते हैं। जैसे मैं उदाहरण लूँ, देखो कैसे आप सोचना कि गलती कैसे रहती है कि आप अपन बोल देते हैं भोजन कर लिया क्या या भोजन खा लिया क्या, लास्ट में बोल रहे अपन क्या गलत है। क्या हमेशा पहले आएगा, क्या कि क्या आपने भोजन किया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने भोजन कर लिया या फिर किया, क्या आपने भोजन कर लिया लिख लो, चलो क्या आपने भोजन कर लिया। मतलब मेरी बात समझना, यहां पर अपन बोल रहे हैं क्या स्टार्टिंग में आएगा, चाहते तो भोजन कर लिया, आपने भोजन कर लिया क्या, मतलब ऐसे भी बोलते हैं लेकिन हिंदी में वो रॉन्ग है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि जहां पर यस और नो का मतलब आप ये पूछोगे कि आपने भोजन कर लिया, आंसर क्या आएगा, या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा कि हाँ या फिर नहीं किया। मतलब ये हुआ कि जिसमें उत्तर वापस अपन को उत्तर निकल के आए हाँ या ना, तो हमेशा वो क्या लगेगा और क्या लगेगा शुरुआत में, ठीक है। ऐसे ही जैसे अपन आज क्या पढ़ रहे हैं, वाक्य शुद्धि, तो आपसे पूछ सकता है क्या आपने वाक्य शुद्धि, और देखो हिंदी के अंदर कोई भी टॉपिक होता है उसको बोला जाता है प्रकरण, तो वाक्य शुद्धि प्रकरण पढ़ लिया है ना। क्या आपने वाक्य शुद्धि प्रकरण पढ़ लिया, क्या क्या आएगा शुरुआत में लिखा जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि बोलने में जो मिस्टेक करते हैं, और बेसिकली ध्यान रखना जो बोलते हैं वही तो लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो, हमेशा शुद्ध बोलने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, ऐसे नेक्स्ट नियम और देखो, नेक्स्ट नियम इसी में लिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको नंबर दे देना कि यदि वाक्य में उपाधि या फिर योग्यता, पूरी बात समझना, यदि वाक्य में उपाधि या योग्यता लिखनी हो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको किसी सेंटेंस में वाक्य में किसी की उपाधि या योग्यता लिखनी हो तो ध्यान रखना उपाधि सबसे पहले, इस मेरी तरह लिख लेना, ऐसे ही बार बार दो तीन लाइनें भरने की जरूरत नहीं है। उपाधि सबसे पहले लिखना है और योग्यता बाद में लिखना है, ठीक है, बाद में लिखना है, ये बात समझना। यदि वाक्य में उपाधि या योग्यता लिखनी हो तो उपाधि सबसे पहले, योग्यता बाद में, मतलब किसी के नाम के पहले लिखी जाएगी। जैसे उदाहरण लूंगा तब बात सब समझ में आ जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर मंशा MBBS। अब मेरी बात सुना, ये डॉक्टर क्या है, डॉक्टर उपाधि है। योग्यता क्या की हुई है उन्होंने, MBBS की हुई है, ये उनकी योग्यता है। ऐसे ही मैं फिर लिखता कि डॉक्टर यशु MD होते हैं ना, MD होते हैं, सर्जन होते हैं, MD, ठीक है, ये समझ लो उनकी योग्यता है। तो उपाधि डॉक्टर है और MD क्या है, योग्यता है। ऐसे ही छोटा सा एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, प्रोफेसर लिखा हुआ आता है, प्रोफेसर खुशबू, समझ पा रहे हो। तो ये प्रोफेसर क्या है, उनकी योग्यता, इतना सा भी लिख सकते हैं। हो सकता है उन्होंने क्या नेट JRF या जो भी MSc जो MA जो भी कर रखा है वो आगे उनकी योग्यता आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि अपन लिख देते हैं MBBS डॉक्टर मंशा, गलत है। पहले डॉक्टर फिर पहले, मतलब ये जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, जैसे ये एग्जाम्पल और होता है, ऐसा उदाहरण होता इंजीनियर अजय, तो यहाँ पर क्या आता इंजीनियर अजय। अब इन्होंने क्या कर रखी है, IIT वगैरह जो भी वो आगे आ जाएगा। मतलब ये सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नियम देखो,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये है कि यदि वाक्य में, ध्यान रखना, दो क्रिया हो, कौन कौन सी, यदि वाक्य में स्थानवाचक व कालवाचक क्रिया विशेषणों, यदि वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषणों को एक साथ लिखना है तो कालवाचक, ध्यान रखना, पहले आएगी और स्थानवाचक जो है वो बाद में आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां पर हद नहीं, इतनी गलतियां हो जाती है अपन से। यदि सेंटेंस में, वाक्य में स्थानवाचक, अब आप ही सोचो कि हमने तो क्रिया विशेषण पढ़े ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं हिंट दे दूंगा, वही बहुत है। स्थानवाचक जिसमें आपको स्थान दे रखा हो, स्थान का मतलब जगह दे रखी हो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, दिल्ली, स्थानवाचक। कालवाचक का मतलब समय दे रखा हो, कब, कल, परसों, 2 बजे, 3 बजे, 8 बजे। काल का मतलब क्या होता है? टाइम, समय, बस, जरूरत नहीं है ना। तो आपको तो शॉर्ट में ही समझना है, स्थान का मतलब जगह, काल का मतलब टाइम, बस, ठीक है। उदाहरण से सबको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा राम जयपुर 2 बजे आएगा। राम जयपुर 2 बजे आएगा। और मेरी बात सुनो, राम जयपुर 2 बजे आएगा। जयपुर क्या है? स्थानवाचक। 2 बजे क्या है? कालवाचक। क्या यह सेंटेंस शुद्ध है या अशुद्ध? तो आप कहोगे अशुद्ध। क्यों? क्योंकि टाइम बाद में लिखा, स्थान पहले लिख दिया। जबकि सुनने में अपन को सही लग रहा है कि राम जयपुर 2 बजे आएगा, ठीक है, लेकिन नहीं, ये हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग गलत हो गया। राम 2 बजे जयपुर आएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये जो 2 बजे हैं ये कालवाचक हैं, और कालवाचक तो पहली पोजीशन पे आना चाहिए। जयपुर स्थानवाचक हैं, ये सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। अब ये आ गया अपना फर्स्ट पे, यानी कि कालवाचक, और ये आ गया स्थानवाचक। बात समझ में आ रही है? बहुत गहराई है इनमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो फिर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में जितने भी 10-12 रूल आज लिखवाए हैं, एक से बढ़ एक रूल थे। सबको बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको बहुत ढंग से इनको पढ़ना है। मैंने आपका ही लेवल लिया है। 1-2 बातें बहुत ज़्यादा डीपली और भी हैं, मैं चाहता हूं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेवल की हो जाएगी, उसके लिए कुछ ग्रामर के 1-2 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन ये जितनी भी बातें थी बहुत ही शानदार वो मैंने आपको बताई। इन दोनों वीडियो को बिल्कुल तन मन से पढ़ना, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, कि ये हमारा फ्यूचर है। ये ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको आपके लेवल पे, बस सीधे एग्जाम्पल लिख देंगे, शुद्ध बढ़ाए जाएंगे। इसलिए मौका है सीखने का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सी का, उसमें अपन खूब सारे एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपकी सारी बातें वहाँ काम आएगी। यस, गलती है सही है, गलती है सही, ठीक है ना। तो अच्छी मेहनत करो, बहुत ही शानदार मेहनत करो, 7-8 घंटे पढ़ाई करो। स्कूल जाना वैसे अच्छी बात है, अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और होमवर्क पे कोई ज़्यादा वो नहीं करना, बहुत मेहनत करनी है, स्टडी करनी है। जिस दिन भी ऑफ हो खूब पढ़ो, 12-14 घंटे पढ़ो, ठीक है। ओके, जय हिंद।